गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hey everyone, this is Rohit back with the second part for economics chapter 111 Gujarat forms. The last video lecture we discussed the summary of the chapter and मैंने आपको एक question भी पूछा था. I have received many responses for the same. The question to be framed again was 2500 years back. आज जो हम economics पढ़ रहे हैं एक इंडियन ने वो 2500 years पहले ही सब इसको पढ़ के स्टडी करके रिसर्च करके बुक भी लिखी. तो हु वाज दैट पर्सन वाज माय क्वेश्चन. मैंने बहुत सारे मुझे आंसर्स मिले एंड मोस्ट ऑफ द आंसर्स राइट मिले, सो आई एम वेरी हैप्पी विद इट एंड आई एम इवन हैप्पी विद द फैक्ट दैट आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हो, क्वेश्चन सुन रहे हो और उसका आंसर्स ढूंढ के मुझे देने की ट्राई कर रहे हो. गूगल किया, किस तरीके से आपको मिला, दैट इज नॉट द मैटर. द एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन आंसर फाइंड करने की ट्राई की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जिसको अभी तक आंसर नहीं मिला है या जिसने नहीं ढूंढा है उसको मैं बता दूं, पर्सन हु रोट द बुक वाज नो वन एल्स बट चाणक्य, जिनको दूसरे नाम से बोला गया है. वो दूसरा नाम क्या है वो उसका आपका होमवर्क रहेगा. एक नाम मैंने आपको बता दिया विच इज चाणक्य. सो इन टुडेज लेक्चर थोड़ा सा टेक्स्ट बुक का कंटेंट कवर करेंगे, नॉट मच ऑफ इट. जितना आप डाइजेस्ट कर पाओ उतना ही हम देखेंगे, विच इज 3 टॉपिक्स. पहला देखते हैं कि इंडिया में इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग अगर हिंदी में देखते हैं, संस्कृत में देखते हैं तो इकोनॉमिक्स नहीं बोला जाता है. उसी इकोनॉमिक्स को एक वर्ड दिया गया है, वो है अर्थशास्त्र. संस्कृत वर्ड, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोला जाता है, संस्कृत में अर्थशास्त्र बोला जाता है. तो दोनों की डेरिवेशन क्या है, हर एक वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं से डिराइव हो गया. तो संस्कृत वर्ड अर्थशास्त्र का क्या डेरिवेशन है, इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स कहां से आया है, तो ग्रीक वर्ड है उसका क्या डेरिवेशन है वो देखेंगे, और इंडियन कल्चर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे. दैट इज स्पेसिफिकली फॉर पुरुषार्थ. अर्थशास्त्र की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन थॉट, एज पर द इंडियन थॉट, हम पहले से संस्कृत वर्ड से अर्थशास्त्र पढ़ते आ रहे हैं. इस वर्ड को अगर ब्रेक करते हैं तो हमें एक वर्ड मिलता है अर्थ. अर्थशास्त्र में से एक वर्ड पहला आता है हमारे पास अर्थ. अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ मींस पर्पस और गोल. पर्पस या तो गोल, किसी भी तरीके का टारगेट क्या है, गोल क्या है, किसी चीज को करने के पीछे आपका पर्पस क्या है, रीजन क्या है, वो होता है अर्थ. शास्त्र का मीनिंग दिया नहीं बट शास्त्र में पता है. शास्त्र क्या होता है, these शास्त्रस आर बुक्स. ठीक है, बहुत पहले एंशिएंट टाइम में जितने भी बुक्स लिखी गई थी उसको शास्त्र बोला गया. संस्कृत वर्ड है उसी चीज के लिए. तो अर्थशास्त्र को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, द साइंस ऑफ बेनिफिट्स और पर्पस इन प्रैक्टिकल लाइफ. दिस इज अ साइंस, मतलब एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. किस चीज का, बेनिफिट्स का या तो पर्पस इन प्रैक्टिकल लाइफ. हमारी डे टू डे लाइफ में जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिसके पीछे, जो काम करने के पीछे हमारा कुछ ना कुछ पर्पस होता है. लेट इट बी मार्केट में जाके एक प्रोडक्ट बाय करना, लेट इट बी एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करना, ये सारी चीजों के पीछे पर्पस, कुछ ना कुछ बेनिफिट मुझे मिलता है. तो उसी बेनिफिट की प्रैक्टिकल स्टडी, मतलब उसी चीज का साइंस जो है वो अर्थशास्त्र है. ज्यादा लर्निंग है नहीं, सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, अर्थशास्त्र अकॉर्डिंग टू इंडियन थॉट कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, संस्कृत लैंग्वेज से. सो दिस इज अ संस्कृत वर्ड. ब्रेक करते हैं तो एक वर्ड मिलता है अर्थ. अर्थ का मतलब होता है पर्पस या तो गोल. तो अर्थ को जब शास्त्र के साथ कंबाइन करके अर्थशास्त्र का मीनिंग हम
इन प्रैक्टिकल लाइफ। ये पूरा अर्थशास्त्र मतलब जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं उसका इंडियन थॉट के हिसाब से मीनिंग ये होता है। इकोनॉमिक्स जो इंग्लिश वर्ड है वो एक्चुअली में ग्रीक वर्ड से डराइव होके बनाया गया है। इकोनॉमिक्स तो इंग्लिश वर्ड है लेकिन वो एक ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमस से बनाया गया है। रिपीट कर रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन इज ओइकोनॉमस। ओइकोनॉमस एक ग्रीक वर्ड, अगेन जैसे अर्थशास्त्र में हमें एक वर्ड मिला अर्थ, वैसे ही ये ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमस से हमें दो वर्ड्स मिलते हैं। पहला वर्ड मिलता है ओइकोस, ओइकोनॉमस में ओइकोस। ओइकोस का मतलब क्या है? ग्रीक लैंग्वेज में ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, घर के अंदर जो एक्टिविटीज होती है वो। दूसरा वर्ड मिलता है नॉमस। नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। ओइकोस मतलब हाउस होल्ड, नॉमस मतलब मैनेजमेंट। तो दोनों को कंबाइन करे ओइकोनॉमस का मतलब क्या होगा? ग्रीक लैंग्वेज में ओइकोनॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड और मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड का होता है ओइकोनॉमस। ओइकोनॉमस मतलब इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स ग्रीक लैंग्वेज के हिसाब से इसका मतलब बनता है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। लास्ट वीडियो लेक्चर में आई ऑलरेडी गिव यू एन एग्जांपल कि भाई आपके मॉम है, यूजुअली जस्ट फॉर अ फन फैक्ट आपको बता दो, इट इज बिलीव्ड दैट women tends to be better managers as compared to men just because they are brought up in the same way. घर के काम संभालना उन्हें पहले से ही सिखाया जाता है, so they tend to be better managers as well as better economists. men से ज्यादा अच्छे से चीजें मैनेज करना और इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्ट करना women और अच्छे से उसको कर सकती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे से प्रूव होता है कि इकोनॉमिक्स का एक मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। घर संभालना भी इकोनॉमिक्स है, घर संभालना भी मैनेजमेंट है। घर संभालने के मैनेजमेंट को ही इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो घर संभालने का मैनेजमेंट करता कौन? योर मॉम, द फीमेल्स इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, वही मेनली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी इकोनॉमिक स्टडीज होती है वो हाउस होल्ड से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे एक महीने में आपकी घर में जितनी इनकम है उसमें से कितना आप सेव करोगे, उसमें से कितने के वेजिटेबल्स आपके मॉम लेके आएंगे, कितने का राशन लेके आएंगे, कितने इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, ये सारी चीजों में पे करना है, कहीं पे कुछ दूसरे पेमेंट्स करने हैं, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, स्कूल की फीस पे करनी है, ट्यूशन की फीस पे करनी है। तो ये सारी कैलकुलेशंस क्या है? हाउस होल्ड से रिलेट करते हैं। इसी चीज को मैनेज करना, ये सब कैलकुलेशन एडवांस में करके रखना, that is the study of economics, and that is why I said that mothers are the best economists as well as best managers in the world. तो ये तो हो गई बात रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन की कि भाई इकोनॉमिक्स संस्कृत वर्ड क्या है। तो अर्थशास्त्र में अर्थ जो संस्कृत वर्ड है उसका मीनिंग देखते हैं। तो अर्थ का मतलब होता है पर्पस या तो गोल। सिमिलरली इकोनॉमिक्स जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वही इंग्लिश का वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। द ग्रीक वर्ड इज ओइकोनॉमस। ओइकोनॉमस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मिलता है ओइकोस, दूसरा पार्ट मिलता है नोमोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, नोमोस का मतलब मैनेजमेंट। तो ओइकोनॉमस पुट टुगेदर मींस मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। इसके बाद टेक्स्ट बुक में आपको एक टॉपिक दिया हुआ है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। If you like to read about Indian culture, obviously you should know and you should also read about it. तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट में ही दिया हुआ है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट इंडियन कल्चर की बात करें तो इकोनॉमिक्स वी हैव ऑलरेडी प्रूवन इन थ्रू द लास्ट वीडियो दैट 2500 years बैक जब किसी को इकोनॉमिक्स का आइडिया नहीं था तब उस पर हमारे यहाँ बुक लिख दी गई। ठीक है, सो इंडियन कल्चर जो है पहले से ही इकोनॉमिक स्टडीज में काफी ज्यादा आगे था। सो इंडियंस जो है उन्होंने 4 आइडियोलॉजीज दी। 4, ये वर्ड को ब्रेक करोगे तो यू विल गेट 2 वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज पुरुष और दूसरा है अर्थ। पुरुष एंड अर्थ। पुरुष मतलब यहां पे ह्यूमंस, ह्यूमन लाइफ। अर्थ का मतलब हमने ऑलरेडी देख लिया पर्पस। सो ये पूरा वर्ड पुट टुगेदर विल गिव यू द मीनिंग व्हिच इज पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? इंडियन कल्चर हर एक ह्यूमंस के लाइफ के पीछे का रीजन, पर्पस, गोल डिफाइन करते हैं और इसे बताते हैं 4 टोटल पर्पस होते हैं ह्यूमन लाइफ।
ठीक है, हमारी लाइफ हमें क्यों मिली है? तो 4 पर्पस फुलफिल करने के लिए मिली है। किसी के भी लाइफ के 4 पर्पस होंगे ही अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर। वो 4 पर्पस क्या है? फर्स्ट इज धर्म, सेकेंड इज अर्थ, थर्ड इज काम एंड फोर्थ इज मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म की बात करें तो रिलीजन नहीं है। यूजुअली हम धर्म वर्ड सुनते हैं तो रिलीजन पहले दिमाग में आता है। धर्म का यहाँ पे मतलब रिलीजन नहीं है, राइटियसनेस। राइटियसनेस मतलब ड्यूटी, कि मेरी इस पर्टिकुलर अर्थ पे अगर मुझे ह्यूमन लाइफ मिली है तो मेरी कुछ ना कुछ ड्यूटीज हैं, ठीक है। सो वो राइटियसनेस, वो ड्यूटी जो है वो धर्म बन जाती है। दैट बिहाइंड द लाइफ दैट आई हैव बीन प्रोवाइडेड आई हैव अ पर्पस टू बी फुलफिल्ड, दैट इज अ ड्यूटी टू बी कंप्लीटेड। तो पहले तो वो ड्यूटी क्या है वो जानने की ट्राई करना। पर्पस क्या है, मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा हूं तो वो क्यों, उसके पीछे का पर्पस क्या है वो जानना, दैट इज अर्थ। ऊपर देख लिया हमने, अर्थ का मतलब पर्पस होता है। काम इज डिजायर। डिजायर एंड सेल्फिशनेस में एक बहुत ही थिन लाइन होती है। सेल्फिशनेस या ग्रीड जो है इज नॉट समथिंग वी आर डिस्कसिंग हियर। हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं डिजायर, कि लाइफ में हम कौन सी चीजों के लिए थ्राइव करते हैं। कोई भी चीज हो सकती है, मॉनेटरी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी हो सकती है, पर हमारी लाइफ में, हर एक ह्यूमन की लाइफ में कुछ ना कुछ डिजायर्स होते हैं। डिजायर्स मतलब कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, चाहे वो बेसिक गुड्स हो, लग्जरीज हो, कुछ भी हो सकता है, हैप्पीनेस भी हो सकती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक कुछ भी हो सकता है, पैसे से रिलेट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट हर एक ह्यूमन लाइफ के पीछे एक डिजायर, कुछ डिजायर्स डेफिनेटली रहेंगे जो मैं फुलफिल करना हमेशा चाहूंगा। एंड लास्ट इज मोक्ष। मोक्ष इज लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब होता है सारी चीजों से ऊपर उठ जाओ, एक इटर्नल फील है वेयर you have achieved everything. It is usually said that if you are knowing the duty, you know the purpose of your life, and you have achieved your desires, then we can say that you are on the path for liberation, that is moksha. That is the ultimate truth of life. मोक्ष के आगे कुछ नहीं है, liberate हो जाना। Okay, these are the theories that also were propounded by गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने भी मोक्ष खुद अटेन किया, एनलाइटनमेंट अटेन किया, और उसी से रिलेट करता है कि वर्ल्डली प्लेजर से अपलिफ्ट हो जाना। जब मेरे लिए मेरी लाइफ का पर्पस क्लियर है, और वो पर्पस क्लियर होने के बाद अगर मैं वही अचीव करने के लिए आगे बढ़ता रहता हूं, तो मोक्ष अटेनमेंट की तरफ मैं बढ़ता हूं, एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ता हूं। सो देयर आर टोटल 4 पर्पसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ: धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। यही 4 जो है ह्यूमन लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर, बट दिस इज सो रिलेटेबल दैट द वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड दीज प्रिंसिपल्स। थ्रू आउट द वर्ल्ड ये प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया गया है और रिकॉग्निशन मिला है। मूविंग फर्दर, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इसके आगे आपको बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़नी है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। एडम स्मिथ ने कुछ डेफिनेशंस दी है, मार्शल ने कुछ डेफिनेशन दी है। सो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस बाय वेरियस एक्सपर्ट्स एंड इकोनॉमिस्ट्स, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने अपने हिसाब से कुछ इकोनॉमिक्स की डिफाइन आपको दी है, वही हमें पढ़नी है। वो इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, बट वो लर्निंग ज्यादा डिमांड करता है। सो वी विल कंटिन्यू विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज डेफिनेशंस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, बट टिल दैट टाइम you will have to read those definitions. I'll be providing you with the economist who gave the definition, and also with that name you will also get the definition of economics. जैसे एडम स्मिथ ने कोई डेफिनेशन दी है, तो एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के पहले आप वो एटलीस्ट 2 बार पढ़ लो, एंड देन अगर आप मेरे एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। Now regarding again what is to be written in the notebook, everything that you see, you understand and you listen, and most importantly जो बोर्ड पे लिखा गया है वो सब आपको ग्राफिकली वीडियो के अंदर मिल जाता है। वही चीज आपको नोटबुक में प्रॉपर फेयर तरीके से नोट डाउन करनी है। एंड इफ पॉसिबल हर एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में क्या क्या है जो हमने इसके पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कवर किया, उसका पहले एक पेज आप रेडी करो। चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द चैप्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन द चैप्टर। तो पहले हर चैप्टर के पहले एक पेज बनाइए,
उस पेज पे आप लिखिए कि चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, जिसका रेफरेंस आपको टेक्स्ट बुक से भी मिल जाएगा, प्लस प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पूरा वीडियो लेक्चर वही उसी चीज पे डिस्कशन किया है, सो यू कैन रेफर बोथ साइमल्टेनियसली। इफ यू डोंट हैव द टेक्स्ट बुक, कंटिन्यू विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट, तो भी चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है। एंड लाइक एवरी टाइम, let's end this video lecture again at a note of question. This time not a factual question but a more interesting question. एक स्टोरी सुनते हैं, वो स्टोरी ध्यान से एंड तक सुनना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन व्हिच यू विल हैव टू आंसर। कोई लर्निंग नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, इंटरेस्टिंग तरीके से लो और मजा आएगा इकोनॉमिक्स पढ़ने में। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बोला था लेट्स हैव फन विद इकोनॉमिक्स, ठीक है, लेट्स नॉट टेक इकोनॉमिक एज अ बर्डन, पर उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेंगे तो और मजा आएगा। सो द स्टोरी गोज लाइक, दो फ्रेंड्स थे, ठीक है, एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था श्याम। राम और श्याम मिलके एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो लोग जो है वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करेंगे? सो दे डिसाइडेड कि वो लोग शू मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, शूज बनाएंगे और मार्केट में सेल करेंगे। उन्होंने सारी चीजें अरेंज की, ठीक है, कहां पे बिजनेस होगा, लोकेशन क्या होगी, इनपुट्स बाय करना स्टार्ट किया, रॉ मटेरियल्स बाय किए, मशीन्स बाय करी, सारी चीजें उन्होंने प्रॉपर्ली अरेंज कर दी। प्रोडक्शन भी हो गया। प्रोडक्शन करने के बाद अब उनको एक चैलेंज फेस करना पड़ा। उन्होंने ये चीज के बारे में पहले सोचा ही नहीं, उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, लैंड एरिया बाय कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, सारी चीजें बाय कर ली, पर वो लोग अब ये सोच रहे थे कि उन्होंने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है कि वो लोग बनाएंगे शूज, तो उनके शूज में ऐसी तो क्या चीज है कि भाई मार्केट के दूसरे कस्टमर्स दूसरी जगह से शूज बाय कर रहे हैं ऑलरेडी, वो छोड़ के मेरे पास से शूज बाय करें, तो उन्होंने इस चीज का तो ध्यान ही नहीं दिया। सो नाउ दे वर इन अ ट्रबल। ट्रबल क्या थी? द ट्रबल वाज, लिसन केयरफुली, द ट्रबल वाज हाउ टू क्रिएट डिमांड। उनके बनाए गए शूज की मार्केट में डिमांड क्रिएट कैसे है? तो राम ने क्या किया, उसको थोड़ा इकोनॉमिक्स ज्यादा पसंद था, तो राम गिव एन आइडिया कि चलो, उसने श्याम को बोला कि लेट्स मेक शूज एट अ वेरी लो प्राइस, कि भाई क्वालिटी अच्छी होगी पर शूज की प्राइस इतनी रखते हैं कि मार्केट में इस प्राइस पे, इस रेंज में कोई शू बेच ही नहीं रहा है। तो वो पूछता है श्याम से, क्या हम प्राइस एकदम कम रखे, थोड़ा सा लॉस कर लेते हैं तो भी चलेगा, लेकिन क्या प्राइस कम करने के बाद चांसेस है कि डिमांड बढ़ेगी? तो भाई उसका फ्रेंड बोलता है कि ऑब्वियसली चांसेस है, अगर मुझे आज की डेट में शूज अच्छी क्वालिटी के सस्ते में मिल रहे हैं एट अ लो प्राइस, तो मैं क्यों नहीं लूंगा। तो दे फाइनली अग्रीड कि चलो शूज मैन्युफैक्चर कर लिए, उसकी प्राइस जो है एकदम कम रखते हैं, और उन्होंने एक ऐसी प्राइस सेट की जो पूरे मार्केट में कोई शू मैन्युफैक्चरर ने रखी ही नहीं। एंड दिस वाज वेरी ऑब्वियस, कस्टमर्स की डिमांड जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी दैट राम ने अकेले कितने शूज सेल कर दिए? 1000 पीसेस ऑफ पेयर्स ऑफ शूज उसने सेल किए, और श्याम ने कितने सेल कर दिए? 2500 पेयर्स ऑफ शूज सेल कर दिए। क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन हैं। पहला कि डिमांड अगर प्राइस कम किए बिना राम और श्याम को बढ़ानी होती, कि प्राइस कम नहीं करनी है जैसा उन्होंने किया, तो प्राइस कम किए बिना क्या कोई दूसरा तरीका है कि डिमांड क्रिएट की जाए उनके शूज के लिए? इफ यस, देन व्हाट इज द अदर मेथड, या तो व्हाट आर द अदर मेथड्स के वो शूज की डिमांड क्रिएट कर पाते विदाउट चेंजिंग द प्राइस? प्राइस चेंज नहीं करनी हमें गुड्स की। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि राम ने कुछ शूज के पेयर सेल किए, श्याम ने कोई कुछ शूज सेल किए, तो राम की एक इंडिविजुअल डिमांड बनी, श्याम की एक इंडिविजुअल डिमांड बनी, जो हमने डेटा डिस्कस कर लिया कि भाई राम ने और श्याम ने कितने अलग अलग शूज सेल किए। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई, इन शॉर्ट राम एंड श्याम, उनका जो शू मैन्युफैक्चरिंग हुआ in this particular story, what was the total demand of shoes?
एंड व्हाट वाज द टोटल सप्लाई। पहले तो ये सोचो क्या कैलकुलेट हो सकता है, अगर हो सकता है तो व्हाट वाज द टोटल डिमांड एंड व्हाट वाज द टोटल सप्लाई इन दिस पर्टिकुलर केस। थैंक यू सो मच, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। Irrespective of what your answer is, right or wrong, कोई फर्क नहीं पड़ता है, but try to be a part of economics because economics is already a part of your life. जितना जल्दी economics को accept करोगे, उतना ही जल्दी आप economics समझ पाओगे because economics को आपको accept कर चुकी है. Economics is a part of everyone's life. Thank you so much for attending this video lecture. Stay tuned for the upcoming lectures. Thank you so much.